नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में दल बदल का खेल लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज मकर संक्रांति के खास मौके पर स्वामी प्रसाद मौर्य, जो पहले बीजेपी में मंत्री थे लेकिन अब समाजवादी सरकार बनाने के लिए दल बल के साथ शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव के साथ आज बाकायदा वर्चुअल रैली भी की गई। हालांकि उस रैली में भारी भीड़ उमड़ी, जिसको लेकर कहा जा रहा है अखिलेश यादव और उनके साथियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारी तादाद में वहां पर नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन जिस तरह से हुंकार भरी गई है अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से, उससे क्या बीजेपी के लिए आगे आने वाला वक्त मुश्किलों भरा हो सकता है? इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जातिगत आंकड़े को लेकर भी आपको बता दें कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हमारे पास तो 85 हैं, 15% को लेकर लड़ाई है और 15% में से भी हम बंटवारा कर लेंगे। यानी कि यहां पर आकर टिक गई है उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मुकेश सहनी भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इस चर्चा में, क्योंकि वहां पर वो गठबंधन में मंत्री हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी से अलग जाकर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है, जिसके बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि गठबंधन में रहना है तो योगी योगी कहना है। क्या बोलेंगे योगी योगी मुकेश सहनी? चर्चा में आगे बढ़े उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। ये उस धमाके की तस्वीर है जिसका दम पिछले 4 दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य भर रहे थे। समाजवादी पार्टी में प्रमुख नेता बनाए हैं। ये उन अटकलों पर मुहर है जिसमें बीजेपी के बागी नेताओं के एसपी में जाने की खबरें सियासी गलियों में गूंज रही थी। माननीय रोशनलाल वर्मा जी विधायक, डॉक्टर मुकेश वर्मा जी विधायक सिकोहाबाद। कल तक अखिलेश के साथ फोटो खिंचवाने वाले बाकी चेहरे आज मंच पर साथ नजर आए। अखिलेश यादव इसे बीजेपी का खेला और समाजवादी पार्टी में मेला बता रहे हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं, फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए, अब ये पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हिट विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। मंच पर बीजेपी के बागी खड़े हुए, सामने कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ा तो अखिलेश भी पूरे फॉर्म में नजर आने लगे। 400 सीट का दम भरा तो वहीं योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। नीरज मौर्य, हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है, वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। बीजेपी में जिस बगावत की आग स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाई, उसे अब दूसरा छोर मिल गया है। खुद को यूपी की सियासत का मौसम वैज्ञानिक समझने वाले मौर्य यूपी में नया इतिहास रचने का दम भर रहे हैं। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है।
नारा दे रहे हैं 80 और 20 का। और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप सुन रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिसके साथ मैं रहता हूं सरकार उसी की बनती है, और छोड़कर जब चला जाता हूं तो देखिए पुरानी सरकारों का क्या हुआ। मायावती पर हमला बोलते हुए और यहां पर अब बीजेपी को भी हराने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। बीजेपी की कितनी बढ़ी है मुश्किलें और समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है उसमें कितना है दम, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। बीएसपी की ओर से एमएच खान साहब प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान वीआईपी के मुखिया और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी जी भी जुड़ चुके हैं, जो सन ऑफ मल्लाह का दावा करते हैं और उनकी ओर से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। अब चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में भी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं वो। मुकेश सहनी जी, आज तक पर आपका स्वागत है। और मेरा सीधा सा सवाल है, बीजेपी के कई बिहार के बड़े नेता कह रहे हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। मुकेश सहनी तैयार हैं इसके लिए? अभी तो हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। रहा कि योगी जी या मोदी जी जय बोलने की बात है, तो निश्चित तौर पे जो हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण देने का, वो जिस रोज मोदी जी दे देंगे उस रोज हम योगी जी और मोदी जी जय बोलेंगे। और जब तक हमारे अधिकार को हमको नहीं देंगे, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, उस रोज तक उनसे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, स्वतंत्र और लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपने समाज को हक अधिकार दिलाएंगे। जो यूपी के बड़े नेता हैं निषाद समाज के, डॉक्टर संजय निषाद, वो तो बीजेपी के ही साथ हैं और उनका ये कहना है कि अगर आरक्षण भी देना होगा तो सिर्फ बीजेपी पर ही भरोसा है उनको, कि यही सरकार आगे आने वाले वक्त में उनकी जो मांगे हैं। संजय साहब तो शायद अभी आए हैं 19 में बीजेपी के साथ आए, हम तो 2014 से हैं और 2014 से लगातार संपर्क में हैं। बड़े माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, मोदी जी से, सबके संपर्क में रहे। अभी तक तो हमें आरक्षण मिला नहीं और तकरीबन ये 7 साल गुजर गया है। अब मुझे लगता है कि राज्य में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी अभी उनकी सरकार है, और उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं वो चाह नहीं रहे। अभी मुझे इस चीज का तो उम्मीद नहीं कर सकते कि लंदन में उनकी सरकार बनेगा और उसके बाद हमें बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में निषाद को आरक्षण मिलेगा। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, निषाद के सभी उपजाति बिन बेलदार नोनिया मला को, दिल्ली में आरक्षण सभी निषाद के सभी उपजाति को मिल रहा है, तो फिर बिहार या उत्तर प्रदेश या झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा है? ये भी हमें स्पष्ट कर दे माननीय प्रधानमंत्री जी कि जो मांग हम मांग रहे हैं वो जायज नहीं है, नाजायज है, तो कल से ये मांग करना हम छोड़ देंगे। लेकिन जब अगर जायज मांग है, जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री है आपके, तो फिर समस्या किस बात का है? तो अभी तक नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं आपकी बातों में। एक तरफ तो आप बिहार में सत्ता में बैठे हुए हैं, अब बाकी लोग तो सुनकर यही कहेंगे कि वहां पर तो सत्ता में बैठे हुए हैं और भौहें भी तरेर रहे हैं आरक्षण के मुद्दे पर। वहां पे माननीय मुख्यमंत्री ऐसा तो नहीं कि दो नावों की सवारी करना चाहते हैं मुकेश सहनी? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके सरकार चला रहे, उसी तरीके से हम भी समर्थन देके सरकार चला रहे। वहां की स्थिति अलग है, और राज्य सरकार से अगर आरक्षण लेना रहता तो अभी तक हम ले लिए रहते, लेकिन राज्य से होना नहीं, यही केंद्र सरकार को काम करना है। और हमारे सिर्फ बिहार में हम लोग एक दूसरे को सहयोगी है, उसके बाद हमारी पार्टी स्वतंत्र है पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए, और हर किसी पार्टी का विचारधारा और पार्टी स्वतंत्र है कहीं पे भी चुनाव लड़ने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी मेरे कहने से थोड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, या उनके कहने से हम क्यों नहीं लड़े। हाँ, एक बात हो सकता है, वो आरक्षण के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, उसी तरीके से मन की बात करके घोषणा कर दे कि हम आरक्षण 2024 से पहले लागू कर देंगे, क्योंकि 24 तक केंद्र में सरकार है उनकी। अगर 24 से पहले आरक्षण लागू कर देते तो हम कल विड्रॉल कर देंगे उत्तर प्रदेश में, हम उनके अच्छे मित्र बनकर उनको मदद करेंगे, उनको चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। और ऐसे अगर घोषणा नहीं करते तो हम तो अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और हमें पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के निषाद समाज निषाद के बेटा के साथ खड़ा रहेंगे। बिहार के बाहर वजूद है क्या आपका? बीजेपी के कई नेता ये सवाल भी पूछ रहे हैं
कि यूपी में आएंगे तो पता चल जाएगा कि आप कितने पानी यही में हैं। वजूद तो हम ढूंढने के लिए आए हैं। ये मुझे भी 10 मार्च को पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या वजूद है। इसके लिए किसी को तकलीफ किस लिए हो रहा है? अगर मेरी वजूद नहीं है तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरी वजूद है तो ही तो घबरा रहे हैं कि मोदी जी या योगी जी जय बोलना है, नहीं तो मिट्टी में मिल जाना है। तो भाई वो बड़े आदमी हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग मिट्टी में मिला सकते हैं, उनकी निर्णय है। मेरी तो लड़ाई है अपने समाज के लिए लड़ते लड़ते मिट्टी में मिल जाना। और किस लोगों को मिट्टी में मिलाना मुझे उसका परवाह नहीं है। हम तो स्पष्ट है कि आरक्षण लागू कर दे, मोदी जी जिंदाबाद करेंगे, योगी जी जिंदाबाद कहेंगे, और जब तक हमारा अधिकार जो नहीं देगा उसके लिए जरूरी पड़ा तो मुर्दाबाद भी कहेंगे। ठीक है, आप यानी कि मुर्दाबाद कहने की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद हैं अजय निषाद, उनकी ओर से कहा गया है कि वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी अगर बीजेपी गठबंधन के साथ नहीं रहेगी। इसके अलावा उनकी ओर से यह भी कहना है कि अगर योगी आपने नहीं कहा तो फिर आपको गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वो सब चीज के लिए स्वतंत्र हैं, वो समर्थन देने में स्वतंत्र हैं, लेने में स्वतंत्र हैं। वो बिहार में क्या करना वो सब चीज के लिए स्वतंत्र है। मेरे तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं। वो कल अगर हमें मंत्रिमंडल से बाहर निकालना चाहेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। वो अपने बड़े नेता को कह के चाहिए तो निकाल सकता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। और रहा कि मिट्टी में मिलाने की बात है तो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते हम मिट्टी में मिल जाना कबूल करेंगे, लेकिन योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद तब तक नहीं कहेंगे जब तक हमारा समाज को अधिकार नहीं मिलेगा। और अजय निषाद जी तो वो भी निषाद परिवार के ही बेटा है, और उनको वो खुश रहकर और योगी और मोदी जी जिंदाबाद करें, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। उनको लगता है कि उनको अपने घर परिवार अपने लिए राजनीति करना है तो वो करे, मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं। वो भी तो निषाद का बेटा है, वो जिंदाबाद करे, हमें कोई ऐतराज नहीं रहेगा। राजनीति में आने के पहले मुकेश सहनी जी, आप बॉलीवुड में स्टेज डिजाइनर के तौर पर अपनी पहचान रख रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि बिहार के बाहर भी अपने लिए स्टेज तैयार करना चाहते हैं मुकेश सहनी, इसीलिए अब बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और मुकेश सहनी यूपी में कहां खड़े हैं। यूपी बिहार झारखंड में हमारे पास 15% वोट है, और मुझे पूरा भरोसा है कि निषाद का बेटा जो है ना, निषाद के हक अधिकार के लिए जो बात करेगा उनके साथ खड़ा होगा। आज 2 साल पहले हमारी कोई वजूद नहीं था बिहार में। हमने 2018 में पार्टी बनाया और हम सही ईमानदारी से हमने लड़ाई लड़ा। आज बिहार में सत्ता में और सिस्टम में हम आ गए हैं, और अपने समाज के लिए और बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के लिए साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ। तो हमने अपनी लड़ाई हमने बनाया जमीन बनाया है। हम मुंबई से बिहार अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए आए हैं, ना ही कि मंत्री बनने के लिए मैं आया। और ये तो एक प्रक्रिया बना, एक परिस्थिति बना कि आज मैं बिहार सरकार में मंत्री हूं, और मुझे मालूम है कि ये कुर्सी मेरे लिए सदा के लिए नहीं है। आज सत्ता में हूं, कल नहीं भी रहूंगा, और मैं ये कुर्सी से प्यार कभी नहीं किया हूं, ना कभी करूंगा, क्योंकि मेरा विजन ही नहीं रहा। हाँ, अपने समाज से मैंने प्यार किया है और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैंने निर्णय ले लिया हूं, और उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। इसका अंजाम जो भी होगा वो मुझे भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। जी, अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ आपको नेता बने, लेकिन नेतागिरी करने और नेताओं जैसी भाषा बोलने में पूरी महारत आपकी ओर से हासिल करने ये कहते हुए कि नहीं मैं तो कुर्सी के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आज कुर्सी है कल चली जाएगी, मतलब गीता का सार पूरा सुनाने लगे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। लेकिन ये बताइए मुकेश जी, यूपी की जनता अगर निषाद वोटर्स की मैं बात करूं तो वो मुकेश सहनी पर भरोसा करेगी या डॉक्टर संजय निषाद पर भरोसा करेगी? ये तो 10 तारीख को पता चल जाएगा ना। हम पे भरोसा करेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद जी पे करेंगे, जो पार्टी नहीं चला के दुकान चला रहे हैं। डॉक्टर साहब वो जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे वो क्या पार्टी चला रहे हैं कि दुकान चला रहे हैं, और हम भी जनता के बीच में जाएंगे, खास करके अपने लोगों के बीच में, और उस समय डिसीजन हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मेरे भी वो दुकान चला रहे हैं, समझ में आ जाएगा 10 तारीख को कि मेरे पास क्या लोग है। दुकान चला रहे हैं जी हाँ, अभी देखिए उन्होंने पार्टी बनाया और हम लोगों ने सहयोग करके उनको जी हाँ 2016 में उनकी पार्टी बनाने में बहुत बड़ा भूमिका मेरा रहा। मैंने उनको पार्टी बनवाया, 2016 में चंपा देवी पार्क में रैली करवाया, बहुत सारा मैंने मदद किया उनको। और उसके बाद उन्होंने पार्टी चलाया, 17 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा, एक अलग निर्णय लेके हम लोगों को साइड करके चुनाव लड़ा। 2019 में उनके पास अपना पार्टी रहते हुए, पहले 18 में अपने पास पार्टी रहते हुए समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़के बेटा को सांसद बना लिए।
2019 में भी बीजेपी के पास जाके अपने बेटा को सांसद बना लिए, अभी बीजेपी के तरफ से एमएलसी बन गए। तो वो पार्टी थोड़े चला रहे हैं, समाज की लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं, वो तो अपने घर परिवार को और खुद को मजबूत होना चाह रहे हैं। आज तो मैं देखिए कि मैं बिहार में सरकार में रहकर भी मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कल मंत्रिमंडल से बाहर निकाल दे। मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और लड़ूंगा, जिनको निकालना, जिनके पास जो ताकत है लड़े। आज जो मुझे जो पावर मिला है मेरे दम पे नहीं मिला। में अभी तक का जो माहौल है, नहीं दिखता हूँ कि माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है टक्कर है। जी ठीक है, ऐसे में मुकेश सहनी किसको जिताने के लिए चुनावी मैदान में है? मैं अपने आप को बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही अब तक जो राजनीतिक विश्लेषक है वो मान रहे हैं। नहीं, मैं अपने आप को जिताने के लिए चुनावी मैदान में है आप? मैं अपने आप को जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं और अपने समाज के बीच में मैं जाऊंगा। और मुझे मालूम है 15% बीजेपी के खिलाफ कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं आप? हम 165 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 165 सीट पर मजबूती से हम लड़ेंगे और मैक्सिमम सीट पूर्वांचल में है और 165 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। परिणाम 10 तारीख को आएगा और हमें भी एहसास हो जाएगा कि हमारे पास 15% वोट है कि नहीं है। योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। सॉरी योगी जी, उनको धन्यवाद है और मेरे से साथ बिहार में दोस्ती है। तो अगर वो कहेंगे कि अयोध्या में एक सीट पे आप कैंडिडेट नहीं दीजिए तो मैं उनकी बात को मान लूंगा और शायद योगी जी अगर चाहेंगे तो हम उनको एक सीट पे कैंडिडेट नहीं देंगे। चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो जबरदस्त है। फिलहाल के लिए मुकेश सहनी जी बहुत शुक्रिया। आप जो दावा आप कर रहे हैं इसमें कितना दम है इसके लिए तो हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन सीधे गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर उनकी जाति उनके समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो फिर वो बीजेपी के खिलाफ बगावत करने के लिए भी तैयार हैं। और जो कुछ भी उन्होंने कहा आपने सुना, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी गौरव भाटिया जी? चित्रा जी, पहले तो आपसे एक विनती है मेरी, जो गेस्ट आएंगे क्या प्रारूप रहेगा चर्चा का, ये कृपया करके आपका चैनल अगर सभी गेस्ट को बता दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप एक व्यक्ति विशेष को बुलाती हैं, वो आपका अधिकार है, उसके बाद एक एजेंडा फिक्स हो जाता है, फिर आप कहती हैं इस पे क्या टिप्पणी। व्यक्ति विशेष नहीं है, वो लोकतंत्र है, सबका बिहार स्वागत है। सरकार में मंत्री हैं गौरव भाटिया जी, वो आपकी ही बिहार सरकार में मंत्री हैं। बिल्कुल। मैं बोल लूं, अब मैं बोल लूं प्लीज। मैंने आपसे क्या विनती करी चित्रा जी, आप मैंने आंसर दे दिया। कृपया करके ये जानकारी, फॉर्मेट, प्रारूप, हाँ जो प्रारूप हो, कौन कितने समय बोलेगा, कौन कौन गेस्ट रहेगा, इसकी जानकारी हम लोग मांगते हैं लेकिन दी नहीं जाती, इसलिए मैंने ये कहा। और देखिए, आज जो चर्चा का विषय बताया गया था मैं उसी पे पहले चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज हमने देखा किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उधेड़ी गई समाजवादी पार्टी द्वारा, और मैं समझता हूं ये एक गंभीर मसला है। आपके चैनल को भी चाहिए था कि ये दिखाए और पूछे ये सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस बनाता है उसकी धज्जियां उधेड़ी जाती हैं। यही दिखाता है कि अराजकता समाजवादी पार्टी की नस-नस में है। चाहे वो 2012 में आप याद करिए, जैसे ही चुनाव के परिणाम आए थे तो एक जर्नलिस्ट को इन लोगों ने बंधक बना लिया था, या जब शपथ हुई थी बबुआ मुख्यमंत्री की, उसके बाद स्टेज पे चढ़ के हुड़दंग मचाया था। और आज पुनः इन्होंने दिखाया, हमने कभी नहीं देखा कि वर्चुअल रैली में फिजिकली प्रेजेंट हो 1000 लोग, और वर्चुअल रैली नहीं थी, ये वायरस रैली थी। सबसे खतरनाक वायरस जो म्यूटेट हो रहा है, जो नया वेरिएंट आ रहा है, वो आज हमने देखा है चित्रा जी। मेरे पहली तो ये टिप्पणी है। दूसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, देखिए लोग पार्टी में आते हैं, होता है कि वो छोड़ जाते हैं, उसके कई कारण होते हैं, लेकिन प्रमुखता से पहले तो उनका खुद का रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं होता। उनको पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट काटेगी तो पहले ही कट लेते हैं। दूसरी बात, वो चाहते हैं कि उनके परिवार के सारे सदस्यों को टिकट मिले, जो हमारी पार्टी में होता नहीं है तो भी चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, और हमारे पास विचारधारा और संगठन है। हमें कोई हरा नहीं सकता है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। एक मिनट चित्रा जी, मैं बात पूरी कर लूं प्लीज, मुझे आधे मिनट का समय और दे दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा।
हाँ, उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि 10 बार जब आएगा 325 से ज्यादा सीटें आएंगी और प्रचंड बहुमत आएगा। ना बचेगी साइकिल, ना बचेगा डंडा, केवल मिलेगा एसपी को अंडा। आप देखिएगा। और उसकी वजह क्या है? ये जो अराजकता है जो दिख रही है, जो संविधान का उल्लंघन किया जाता है, परिवारवाद है, सांप्रदायिक राजनीति है। मैं जवाब ले लेती हूं इस पर। देख रही है बिल्कुल, कि ये जो भी उल्लंघन कर रहा है चुनाव आयोग आगे आएंगे की जिम्मेदारी है ये कि अगर इस तरह से लोग वायरस फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको नोटिस जारी करें, यकीनन। और आपने कहा कि चैनल पे ये चलाना चाहिए, वो चलाना चाहिए, तो कुछ निर्णय हम लोगों के ऊपर भी छोड़ दीजिए गौरव भाटिया जी। कुछ हमारे संपादक के विवेक पर भी आप भरोसा कीजिए कि हमें किस मुद्दे पर डिबेट करनी चाहिए। ठीक है सर, आपने कहा कि इस मुद्दे पर डिबेट करना चाहिए। ठीक है सर, ओके। सीपी राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आधा मिनट लूंगा। अभी जस्ट बोला है आपने थोड़ी देर पहले कि इस पर बहस कर लेनी चाहिए थी। टिप्पणी पूरी कर लूं। मैंने कहा था ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको उठाना चाहिए। बस अगर आप नहीं सहमत है तो नहीं सहमत है, यह आपकी जिम्मेदारी है। उठा रहे हैं, कोई नहीं होता आपको सिखाने वाला। आप हाथरस जाती है, वो बिल्कुल आपकी उठा रहे चॉइस हैं। है। आपने जो लेकिन सवाल आप पूछा है अलवर सीपी नहीं राय जी जाती में है, सीधे उनके तो पास ये आते आपको तय करना है। हाँ, ठीक है। कम से कम आपने इस बात को तो माना कि लड़कियों से जुड़ा हुआ अगर कोई मुद्दा है तो चित्रा त्रिपाठी उसको उठाने के लिए उनके बीच में होती है। और गौरव भाटिया जी, ये सुनकर भी बहुत अच्छा लगा कि मुझे से उम्मीद है कि मैं भी अलवर जाऊं और वहां के मुद्दे को उठाऊं। ठीक है, समझ गई आपकी उम्मीद। आपकी उम्मीद मुझसे ही है। मैं कृतज्ञ हूं इस बारे में। मैं कृतज्ञ हूं कि आप सोच रहे हैं कि महिलाओं के मुद्दे को मैं ही उठाती हूं। और अगर मैं हाथरस गई तो मुझे अलवर भी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। लड़कियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी यकीन है इस बात का। आप अलवर जाएंगी। सर, अब आप यहाँ पर बैठ कर बच्ची बहन हमारी है जो नाबालिग है, उसके साथ जो हुआ और गिरफ्तारी नहीं हुई, आप उठाने निर्भीकता से जाएंगी, ये यकीन है मुझे। आप पे भी और आज तक पे भी आप जाएंगी, मुझे यकीन है। हमारा चैनल उठाएगा उस मुद्दे को, आप देखिएगा, लगातार आप देखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, हमारे साथ सीपी राय जी जुड़े हुए हैं। सीपी राय जी, इतनी ज्यादा भीड़ भड़कम उठाकर आखिर माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? सीपी राय जी, मुझे मालूम नहीं कि मैं तो वो कह रहे हैं कि वायरस फैलाने का काम वहां पर किया गया है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज लखनऊ में वायरस फैलाने का काम किया गया है, वर्चुअल रैली। हाँ, आवाज आ रही है सीपी राय जी, बोलिए, अपनी बात बोलिए, आवाज आ रही है। आप लोग नहीं आ रहा मुझे जी। मैं बहुत देर बाद जुड़ा हूँ, मुझे मालूम नहीं कि क्या बात हुई इसके पहले। मुझे अभी अचानक बताया गया कि आपको जुड़ना है। क्या भीड़ बढ़ाई गई और क्या वायरस फैलाया गया, इसके बारे में तो जिन लोगों ने फैलाया आप उनसे सवाल पूछ सकती हैं। मैं तो किसी पार्टी का मेंबर हूं नहीं, मुझे तो आपने बकायदा पॉलिटिकल एनालिस्ट बुलाया है। लेकिन मैं गौरव की बात सुन रहा था, जो बहुत छोटे है मेरे लिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहस थोड़ी लंबी हो जाएगी कि वायरस कब फैला, किसने फैलाया, कैसे फैला। और शुरू में ही जब ये वायरस आया था तो तमाम बड़े बड़े आयोजन क्यों किए गए, ट्रंप का स्वागत क्यों किया गया, लाखों लोगों को बुला के, और हजारों लोग अमेरिका से यहाँ तक क्यों बुलाए गए, और फिर कैसे वायरस फैला, और क्यों शुरुआती दौर में ही तमाम लोगों को अलग नहीं रख दिया गया जो बाहर से आए थे, और पूरे देश को बंधक क्यों बना दिया गया। बड़ी बहस हो जाएगी इस पर, किसी दिन रखिएगा तो मैं इस बारे में बात करूंगा। और जहां तक समाजवादी पार्टी में आज जो भीड़ भाड़ हुई, ये अगर वायरस कल फैल जाए तो उन पर चालान कर दीजिएगा। और अगर कोई वायरस नहीं फैल रहा है, मोदी जी की रैली से लेकर योगी से होते हुए और तमाम लोगों की रैलियों में कोई वायरस नहीं फैल रहा है, तो वहां भी नहीं फैलेगा। फिर भी अगर फैल जाए तो जिन जिनके यहाँ फैल रहा हो उनके यहाँ से निकलने वाले उनके आयोजकों पर सब पर चालान करवा दीजिए। हम सरकार से अपील करते हैं। मुझे लेकिन ये लग रहा है तटस्थ आदमी के रूप में, मैं आज सुबह से और भी चीज डिबेट में रहा। हाँ। चित्रा, एक मिनट, मैं और डिबेट में रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक भारी बौखलाहट लोकतंत्र में ये होता है। पिछली बार ये सारे लोग किसी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में गए थे, और चुनाव के समय में ये आवाज आई, भाजपा में भी तमाम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों बौखलाहट दिखाई पड़ रही, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब गौरव कह रहे हैं कि नेता बहुत मजबूत है, नेतृत्व बहुत मजबूत है और जीतने जा रहे हैं, तो उसी पर चर्चा करते, मुद्दों पर चर्चा करते ज्यादा बेहतर रहता।
ये वायरस पर चर्चा करने का काम डॉक्टरों पर छोड़ दीजिए। ठीक है, वर्ल्ड ठीक हेल्थ है। चलिए, मैं ऑर्गेनाइजेशन गौरव को भाटिया जी से इसका जवाब लूंगी। दो और मेहमान बहुत देर से डॉक्टरों को इंतजार छोड़ कर रहे हैं। ठीक है सर, 21 मिनट बीत चुके हैं, उनकी भी जल्दी जल्दी एक टिप्पणी लेते हुए सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश तो अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरे तमाम नेता शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अखिलेश के बढ़ते हुए कुनबे पर इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है? चित्रा जी, हम किसी भाई बट नेचुरल है, अगर किसी का परिवार, हम लोग परिवार वाले लोग हैं। गौरव भाटिया जी नागपुर के परिवार वाले लोग हैं, ये लोग विघटनकारी ताकतों वाले लोग हैं। परिवार आपका बढ़ेगा, हम तो आपको भी बधाई दे देंगे। हम राजनीतिक रूप से अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हम आधी आबादी को 40% राजनीतिक आरक्षण देने की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं, और हम अपने प्रतिज्ञाओं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कोई क्या कर रहा है इससे हमें नहीं लेना देना है, लेकिन हाँ, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत का जहाज डूब रहा है, जिसकी बौखलाहट बहुत स्पष्ट रूप से आज सत्ताधारी खेमे में है। और सत्ताधारी खेमा इस वक्त आज तक आपका जहाज कहाँ है? हाँ ना, देखिए, दो मिनट चित्रा जी, अब ऐसी इतनी बेईमानी मत कीजिए भाई, कम से कम ऐसा मत कीजिए। एक तरफ तो आप सत्ताधारी दल के लोगों से उस तरीके से अपने आप को गाइड करा रही हैं जैसे कि वो आपके संपादक हो या चैनल के मालिक हो। वो आपके प्रारूप को बताने की बात करेंगे, वो आपको कि किस आदमी को कितना टाइम दे ये बताने की बात करेंगे। किसी मिनिस्टर से अगर आपने बात कर ली तो इतने अहंकार में आ जाएंगे कि वो आपको ही धमकाने लगेंगे उन्हें। ये सारी की सारी बातों को अगर वो हो जाए तो हमारा कुनबा जो है, हमारा परिवार जो हम जनता के बीच में है, और जनता के बीच से ही आप देखिएगा 403 राजपूत साहब, अब मेरी लड़ाई आप मत लड़ने आइए, मैं सक्षम हूँ अपनी लड़ाई लड़ने में। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका जहाज कहाँ है? अगर उनका जहाज डूब रहा है तो आपका जहाज कहाँ है? हमारा जहाज तो जनता के बीच में है चित्रा जी, और हम श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में अपनी सारी प्रतिज्ञाओं के साथ, जिसमें 40% महिलाओं को आरक्षण, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, उनको खाद की सुलभता, और उनके बेरोजगारों को 20 लाख नौकरियां पहले ही दिन देने की बात कर रहे हैं। और इनका जो रिपोर्ट कार्ड है, जो भारतीय जनता पार्टी के रिपोर्ट कार्ड की फेल्योरिटी है, उसको लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं, और उसी जनता के बीच में जा रहे हैं जिस जनता ने इनको प्रचंड बहुमत दिया। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इन सबके बीच ठीक है, एमएच खान साहब एक बार उनका भी रुख करते हुए। ठीक है एमएच खान साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, समाजवादी पार्टी में तो चुन चुन कर नेता शामिल हो रहे हैं, बीजेपी से हो, बीएसपी से हो, आप लोग कहां पर खड़े हुए हैं? और यहाँ पर अपने बढ़ते हुए कुनबे को देखकर अखिलेश यादव का दावा है कि इस बार तो ऐसा माहौल है कि हम पूरी की पूरी 400 सीटें जीत जाएंगे। देखिए चित्रा जी, पहले तो यह साबित हो गया कि अखिलेश जी के पास उतने आदमी नहीं है जो कुनबा को बढ़ा करके सत्ता हासिल कर सके। वो बाहर के लोगों को बुलाना चाहते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि अखिलेश जी बहुत कमजोर है, जो बैसाखी के सहारा लेना चाहते। अब सवाल इस बात का है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने आप को कह रहे हैं कि हम बहुत जहाँ रहते हैं वही सरकार बनती है। भाई, आप नेता भी नहीं थे, प्रधान भी नहीं थे। बार बार मैं कहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में आने के पहले प्रधान भी नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने 4 बार इनको मंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तब इनका कहीं नाम आया कि हाँ कोई स्वामी प्रसाद मौर्य है। और स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जिता देता हूँ। अपने बेटे को 2 बार जिता नहीं पा रहे, समाज को क्या जिताएंगे? समाज का कोई आदमी इनके साथ है नहीं। ये तो हम तो ये कहेंगे कि ये बार्गेनिंग वाले नेता है, और जिनके पास कोई वोट नहीं है, जिनके पास कोई अपने आदमी नहीं है, उनके पास ही चले जाते हैं। चले जाए, हमने तो इनको निकाल बाहर कर दिया है। हमारे पास तो 300 साढ़े 300 सीटों पर हमने आदमी तैयार कर दिए हैं, वो चुनाव मैदान में घूम रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जिसका साथ में छोड़ता हूं उसका हश्र क्या होता है, ये पुरानी पार्टियों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। आप ही के बारे में बोल रहे थे वो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं नहीं है इस बार लड़ाई में। यही कह रहा हूँ चित्रा जी, मैं यही कह रहा हूँ, इनको स्वामी प्रसाद मौर्य को नाम दिया किसने? इनके पास है क्या? इनको चाहिए बेटी का टिकट, इनको चाहिए बेटा का टिकट, इनको चाहिए नाती का टिकट, इनको पूरे परिवार का टिकट चाहिए। इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज के लोग जहाँ मर्जी आए वहाँ चले जाए। समाजवादी तो मतलब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मौर्य जी के जाने से? पार्टी में जाने से पहले कौन जानता था? भैंस कुमारी मायावती ने जलाया। ये
समाज के हैं, ये दलित समाज के हैं, ये बैकवर्ड क्लास के लोगों को हम सम्मान देना जानते हैं। नहीं, आपकी बात से क्या समझ में आया कि बीजेपी छोड़कर अगर गए हैं सपा में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या बीजेपी को? समाज पार्टी ने किया, आज जितने बड़े नेता बनना चाहे बन जाए, ये दलित आपको तो देखिएगा चुनाव हार के बैठेंगे, इनको समाज ही धोखा देगी इनको। ये लोग कुछ नहीं है, ये दलित का तो सब लोग है, जहाँ जाएंगे वहाँ सत्यानाश कर डालेंगे, ये कुछ नहीं है। और ठीक है, सीपी राय जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए। ठीक है सर, समझ गया अहमद खान साहब आपकी बात। गौरव भाटिया जी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से फहरिस्त है नेताओं की, 11 विधायक अब तक बीजेपी छोड़ चुके हैं, 3 उसमें मंत्री हैं, और यकीनन बीजेपी की मुश्किलें अगर इसी तरह से एक के बाद एक नेताओं की जाने का सिलसिला जारी रहा तो बढ़ेगा। और ये निचले जो पिछड़े समाज के वो बड़े चेहरे हैं जो छोड़कर पार्टी जा रहे हैं, और इनका आरोप भी है कि दरअसल दलितों की और पिछड़ों की आवाज को दबाने का काम बीजेपी सरकार की ओर से किया गया है। खुद स्वामी प्रसाद मौर्य इस बात को गिना रहे थे आज मंच से। चित्रा जी देखिए, ये तो वही बात हो गई कि मिलकर बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। चित्रा जी 2017 का चुनाव याद करिए, क्या ये सत्य नहीं है कि समाजवादी पार्टी की पंचर साइकिल पर आके राहुल गांधी बैठ गए थे? क्या हुआ था बताइए? कांग्रेस की पूरी ताकत लगी, समाजवादी पार्टी की लगी, लेकिन सीटें तो हमारी आई 325। फिर 2019 पे आते हैं, इस बार बुआ और बबुआ दोनों साथ आए, दोनों ने कहा सब बदल डालेंगे, और उसके बाद हुआ क्या हश्र कि 64 सीटें हमारी आई। ये तीनों पार्टियां, जो 2 पार्टियां, माफ करिएगा सीपी राय जी तो बड़े भाई हैं, वो किसी पार्टी में नहीं है, और समाजवादी पार्टी मिला दीजिए 16 सीटें आई। और मैं आपके चैनल का ये तथ्य बड़े रोचक हैं, देखिए 2017 में आपके चैनल का ओपिनियन पोल हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 175 सीटें दी थी, हमारी अकेले की 312 आई। सपा कांग्रेस को आप लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन सीटें आई 54। फिर 2019 के एग्जिट पोल में आपने हमें केवल 18 सीटें दी, आई हमारी 64, और सपा बसपा को 58 दी थी, आई केवल 15। तो मैं एक ही बात कहूंगा कि सीटों की बात मत करो। चित्रा जी शांत कराइए, ये तरीका ठीक नहीं है। 3 लोग हैं, तीनों की बात का उत्तर देना होता है, बीच में ये बोलने लगते, बौखला जाते हैं। बात हो जाए तो एक बार हो जाए, ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए तो मैं लौटूंगी। अहमद खान साहब प्लीज ओके, एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद मैं लौट रही हूँ। ठीक है खान साहब, दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगा। आप बताइए पेट्रोल डीजल का कब कम रहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ कि महंगाई कब कम करेंगे। ठीक है खान साहब, प्लीज उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलिएगा, आप एक एक करके अपनी बात रखेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, तो मैं पूछ लेती हूँ ना, आप शांत रहिए, अपनी बारी में अपनी बात रखिएगा, ठीक है? ओके गौरव भाटिया जी, महंगाई का मुद्दा गिना रहे हैं। चित्रा जी अब आता हूं, हाँ अब आता हूं। हाँ कोई बात नहीं, अभी चुनाव चल रहे हैं, वो उठा सकते हैं। मायावती घर से तो निकले तब तो कोई मुद्दा उठाएंगी। मायावती को तो देखे हुए उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल से ऊपर हो गए, किसी ने देखा नहीं मायावती कहाँ है। चित्रा जी कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस में देखिए, अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे 40% हमने सीटें दी हैं महिलाओं को। आप ये बताइए, ये कैसा नजरिया है देखने का, कैसा विरोधाभास है? उत्तराखंड में 40% क्यों नहीं दे रहे हैं बताइए? क्या नहीं देना चाहिए? पंजाब में 40% महिलाओं को सीटें नहीं देनी चाहिए? और लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो चेहरा था डॉक्टर प्रियंका मौर्य, उन्होंने आज इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है महिलाओं का, लड़कियों का। और राजस्थान अलवर में हमारी बहन, हमारी बच्ची जो नाबालिग है, मूक बधिर है, उसके साथ बलात्कार होता है, अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहां की बच्चियां कह रही हैं, वहां वो बोल रही हैं, लड़की हूं, कांग्रेस तुम पर भड़की हूं। क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा गांधी जाती हैं? और एक बात मैं और कहूंगा, ये घोटालेबाज कांग्रेस पार्टी है, ये केवल घोटाला करती है। नारा देना तो आसान है, अरे जमीन पे काम करके दिखाओ। महिला सशक्तिकरण के लिए किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और इसीलिए हर वर्ग को साथ में लेके चलने का हुनर भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो। और हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं,
10 मार्च आएगा पार्टी छोड़ और छोड़ आप के नेता देखेंगे क्यों जा रहे हैं? 325 से ज्यादा सीटें हाँ। होंगी। ये लोग आपके स्वामी चैनल पे प्रसाद नहीं मौर्य आएंगे। पर भी कुछ बोल लीजिए, आप ही के मंत्री थे। हाँ, सैनी मैं साहब बोलता पर हूं। कुछ बोल लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर चित्रा कुछ बोल जी, लीजिए। आपको मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैं बोलूंगा। देखिए चित्रा जी, ये एक विचित्र बात है। मुझे पश्चिम बंगाल के चुनाव याद आते हैं। आपका सिस्टर चैनल है अंग्रेजी का इंडिया टुडे। हम लोग डिबेट में जाते थे, वो कहते थे भाजपा के पास कौन सी लॉन्ड्री मशीन है, कौन सा गंगा जल है जो छिड़क दिया। आज कोई सपा से ये बात नहीं कह रहा कि भैया कौन सी लॉन्ड्री मशीन है, कौन सा गंगा जल है जो छिड़क दिया और ये साफ हो गए, ये नहीं पूछ रहा। आज हमसे पूछा जा रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल में जब हम कहते थे कि हमारी विचारधारा से जुड़ने आ रहे हैं, तो आप कहते थे लॉन्ड्री मशीन बताओ। आज समाजवादी पार्टी की ये जो फटीचर लॉन्ड्री मशीन है, इसका ब्रांड तो पूछ लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तालिबानी ब्रांड हो जिसमें ये लॉन्ड्री करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास नेतृत्व है, हम जीतेंगे, विचारधारा की ताकत पे जीतेंगे, जो विकास किया है उस पे जीतेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये मुद्दे रहेंगे। रोजगार की आप बात करते हैं, मैं अलवर पर वो CMI बार डेटा सवाल देता हूं। पूछ रहे थे, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इसके पहले सीपी राय साहब, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। गौरव जी, आपने जो सवाल उठाए हैं रोजगार पर मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सीपी राय जी पहले आप जवाब दीजिए। वो पूछ रहे हैं कौन सी लॉन्ड्रिंग मशीन है आपके पास कि यहाँ पर आते हैं नेता साफ सुथरे हो जाएंगे। चित्रा, मैंने पहले भी कहा मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, एक एनालिस्ट के रूप में मैं बातें कर सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में जिस दिन 200 बात रख विधायक रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी बेहतर विकल्प के रूप में उभर रही है, इस वजह से मेरा आपसे ये सवाल था। जी, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे वो कहना चाहिए जो मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं कह रहा था कि ये उसी दिन नजर आ गया था जिस दिन 200 विधायक अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे और घंटों बैठे रहे, बड़ी मुश्किल से माने। अगर तभी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चेत गया होता और समझ गया होता कि मुख्यमंत्री के क्या हालात हैं और कैसे सरकार चल रही, तो शायद आज ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं देखना पड़ता। दूसरे 3 चुनावों का जिक्र किया गौरव ने, मैं उनका बस अपने एक एनालिस्ट के रूप में चर्चा कर देना चाहता हूं। 2014 के पहले विनोद राय नामक के प्राणी का एक आडंबर कि जमीन से आसमान तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, और उसके पीछे पीछे अन्ना का आंदोलन आरएसएस के द्वारा संचालित और तमाम लोगों के आंदोलन, और 30 रुपए का पेट्रोल का वादा, 6 दिन का वादा, गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज। अभी मेन मुद्दे जो वर्तमान में चल रहा है सीपी राय साहब, उसी पर रहते हैं ना। जो मेन उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसी पर भटकते हुए नहीं, जल्दी से 2 लाइन में जवाब दीजिए सीपी राय साहब। अब बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमारी पार्टी तो एक कुएं के समान है, अगर कोई एक बाल्टी पानी निकाल भी लेगा तो उससे क्या बड़ा फर्क पड़ जाएगा। महेश शर्मा जो नोएडा से सांसद है, उन्होंने मुझसे ये बातचीत में बात कही है। चित्रा, मैं सवाल बड़ी जल्दी समझ जाता हूँ, कम जवाब देता हूँ, लंबा नहीं बोलता हूँ। मैं उनका जवाब दे रहा था गौरव का कि गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। 2017 में सपा की आपसी लड़ाई थी, 2019 में पुलवामा था, इन गलतफहमियों में नहीं रहना चाहिए। और इसके पहले इंडिया शाइनिंग भारत देख चुका है। बेहतर यह हो कि अहंकार त्याग के कोई भी पार्टी XYZ हो, जिसने अहंकार किया वो हारी, तो उस अहंकार को त्याग के फैसला लेना चाहिए। और ये लॉन्ड्री का जो सवाल है, ये फ्रेज है, ये पॉलिटिकल फ्रेज है, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जनता क्या आरोप लगा रही है देखने का सवाल वो है, और जनता जो आरोप लगाएगी उसका जवाब 10 मार्च को मिल जाएगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी सीधे आपके पास आते हुए फिर दोनों का जवाब मैं गौरव भाटिया जी आपसे लूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको हाथरस तो तुरंत दिखाई दे जाता है जिसका जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ मुद्दा हो तो उत्तर प्रदेश में आपके नेताओं की सक्रियता बढ़ जाती है, लेकिन राजस्थान के अलवर से या राजस्थान में अगर इस तरह का मामला सामने आए तो एक गहरा सन्नाटा कांग्रेस में छा जाता है। 2 बातें बड़ी स्पष्ट है चित्रा। कहीं पर भी किसी महिला के साथ कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी बलात्कार हो, कोई भी इस तरीके की घटना हो, निश्चित तौर पर वो उतनी ही पैशाचिक और उतनी ही दरिंदगीपूर्ण है जितनी हाथरस में हुई थी, चाहे वो अलवर में हो और चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य में हो, बारिंग किसमें कि किसकी सरकार है वहां पर। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उन दरिंदों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई भी 2 राय नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, कुछ घंटों में आपको दरिंदे कानून के सम्मुख दिखाई देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसी मेरी राजस्थान सरकार से बात हुई है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, हम वहां पर सरकार में हैं, किसी भी तरीके की कोई ढील या कोई लापरवाही हो रही है, अगर
तो भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी है विरोध पक्ष का होने के नाते कि वो वहां पर उन स्मृति ईरानी को भी भेजे जो हाथी के मरने पर ट्वीट करती हैं झूठा, और बाकी सब महिलाओं को भी भेजे और हमारे ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनाए। यहाँ पर गौरव भाटिया से लेकर के और वो सारे लोग, सर, ये नैतिक दबाव की जरूरत है क्या? खुद से कार्रवाई करके एक नजीर स्थापित कर दीजिए। एक नजीर भी तो बनाना होता है ना। बोले राजस्थान सरकार बनाए उस तरह की नजीर। विपक्षी दल के नेताओं का इंतजार क्यों है आपको? आप एक तरफी बात कर रही, मैंने तो पहले ही आपसे, आपने शायद मेरी पहली बात नहीं सुनी, हो सकता है वो स्काइप में आवाज नहीं आई हो। मैंने तो कहा आपसे ना कि कुछ घंटों में अपराधी पकड़े जाएंगे चित्रा त्रिपाठी, इस चीज को समझ लीजिए आप, और उनका जिस राजनीतिक दल से भी संरक्षण होगा वो भी सामने आ जाएगा। और हम लोग कठुआ के और हाथरस के रेप पीड़ितों में इस तरीके से सरकार के लोग और कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में नहीं आएंगे, रैली नहीं निकालेंगे। प्रियंका गांधी जी हाथरस इसलिए आई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। इसको समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग दरिंदों के समर्थन में कठुआ में खड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग हाथरस में सजातीय बंधुओं के साथ, जो मुख्यमंत्री जी की जाति के लोग हैं, उनके साथ खड़े थे। इसलिए प्रियंका गांधी जी गई थी। में अगर राजस्थान की सरकार कुछ, ठीक है, गौरव जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद एमएच खान साहब आपके पास आएंगे। ठीक है, ठीक है। गौरव भाटिया जी वो बोल रहे हैं कि वहां पर भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी भी जाति वर्ग धर्म से हो तुरंत कार्रवाई की जाएगी और फौरन गिरफ्तारी होगी। ठीक है सुरेंद्र जी, जवाब सुन लीजिए अब गौरव भाटिया जी का। देखिए चित्रा जी, वैसे तो जो इन्होंने कहा मैं समझता हूं, जितने आपके दर्शक हैं सब लोग बड़ा ही आज दर्द महसूस कर रहे होंगे। इन्होंने कहा कि दबाव बनाए जब भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, तब कार्रवाई होगी। वैसे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्लीज चित्रा जी दिमाग खराब हो गया, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चित्रा जी प्लीज, इस तरह से हम सबको पता है किसका दिमाग खराब है, कौन जाता है विदेश ठीक कराने। नहीं चित्रा जी प्लीज आप आ जाइए, इनके बीच में कोई बोला नहीं था। चित्रा जी प्लीज। गौरव यादव मोदी मेरे पास, सुरेंद्र जी उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा। ऐसा है चित्रा जी, आपको आना चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है, एक बार गौरव भाटिया जी की बात हो जाए प्लीज प्लीज। पेश करेंगे तो इनके खिलाफ बात होगी। ठीक है, ठीक है, आप अपने टर्न में बोलिएगा, जब वो तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे आप बोल लीजिएगा। ठीक है, एक बार उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए। गौरव भाटिया, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में अपनी बात पूरी करें, एमएच खान साहब भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जरूर चित्रा जी, देखिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, गाली गलौज नहीं करना चाहिए चैनल पे। ये तथ्य है कि 3 दिन हो गए ये जो विभत्स घटना हुई है और उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पहला। गाली है क्या? दूसरा, चित्रा जी अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, आंकड़े एनसीआरबी के हैं, राजस्थान में 5,997 बलात्कार के मामले 2019। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है जी। नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल हाँ बोलिए बोलिए। राजस्थान में 5,997 बलात्कार के मामले 2019 में, 2020 में 5,310। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं छोटा रेप बड़ा रेप, और इसीलिए मैंने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो दे देती हैं, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी जाती नहीं है राजस्थान में सुनिश्चित करने उस परिवार को इंसाफ मिले। और अंत कर रहा हूं, यहां राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं, ऐसा लगता है शरीर से विश्लेषक है लेकिन आत्मा अभी भी उनकी लाल टोपी पहनी है, क्योंकि उन्होंने विश्लेषक वाली बात कोई नहीं करी, केवल भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे। विश्लेषक वो अच्छा है जो आज कहता कि जो समाजवादी पार्टी ने किया है वो गलत किया है कोविड का प्रोटोकॉल तोड़ के। ठीक है, अब कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूंगी एमएच खान साहब। देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव की ओर से आज जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर चर्चा में हम बोले थे, उन्होंने कहा कि हमारी हैंडल भी ठीक हो गई है। आ रही हूँ सुरेंद्र जी, आ रही हूँ, एक सेकेंड। हैंडल भी ठीक है, पैडल भी ठीक है, तमाम युवा जुट चुके हैं अब उसको चलाने के लिए भी, तो अब तो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ने वाली है उत्तर प्रदेश में साइकिल हमारी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं आज। देखिए चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। गुंडागर्दी देख लिया आपने किस तरह से गुंडागर्दी अभी शुरू हो गई है। गुंडागर्दी पहले भी करते थे लोग।
क्या ओबीसी नेताओं को इकट्ठा कर अखिलेश यादव ने मंडल पार्ट 2 शुरू किया है? ये दंगल में आज सवाल हमने पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 45% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। अखिलेश यादव दूसरे दल छोड़कर आने वाले नेताओं को जल्दी जल्दी अपनी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, लेकिन आगे क्या इससे जीत हासिल कर पाएगी समाजवादी पार्टी? इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।